हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाता है। इसको 9th 10th और 11th वाले सभी बच्चे देख सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास के चैप्टर 16 की 16.3 वाली एक्सरसाइज। इसमें हम देखेंगे बच्चों की किस तरह से प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, कंपाउंड इवेंट, इस तरह की चीजें कैसे निकाली जाती है। तो आइए चलते हैं, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और मैं तुम्हें लेके चलता हूँ 16.3 वाली एक्सरसाइज। तुम भी बच्चों ओपन कर लो, स्टार्ट कर लो 16.3 वाली एक्सरसाइज, ताकि तुम्हें लगे कि यही सर क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक्सरसाइज 16.3 है 11th क्लास की। अगर जिसके पास नहीं है उसको कोई जरूरत नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं। बस तुम्हारा काम है आराम से बैठकर इसको देखते रहना है। ठीक है, उसी में ही तुम्हें मैं सब कुछ करवा दूंगा। जो बच्चे लिखना चाहे, उसमें इंटरेस्टेड है, तो वो भी लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों की, कौन सा असाइनमेंट प्रोबेबिलिटी के सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो तुम्हें इस बात का ध्यान देना है कि जो भी प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू जीरो से ग्रेटर होती है, जीरो होती है और जीरो से ग्रेटर होती है, और वन से स्मॉल होती है। एक तो ये प्रोबेबिलिटी की पहचान है। दूसरा, इसके अंदर एक कंसेप्ट लगता है कि जो भी प्रोबेबिलिटी लिखना है बच्चों तुम्हें, जो भी प्रोबेबिलिटी तुम्हें लिखना है, उसमें जितने भी सैंपल स्पेस आते हैं, मान लो यहाँ पर 7 सैंपल स्पेस है। कितने सैंपल स्पेस है? W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7। तो अगर यहाँ पर 7 सैंपल स्पेस है बच्चों, तो इन 7 के 7 का सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो जिसके अंदर ये दो चीजें फुलफिल हो रही होगी, वही प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो तुम पहले वाले का सम करो बच्चों। 0.1, 0.01, 0.02, 0.03 और 0.01। अगर इन चारों चीजों का सम करते हैं हम लोग, तो हमारे पास इनका सम करने पर आएगा बच्चों 0.110। अब बाकी के तीन का भी कर लेते हैं। 0.10 इसका आ जाएगा, 0.2 इसका आ जाएगा और 0.60 इसका आ जाएगा, 0.6। अब इन सबका सम करते हैं तो बच्चों 1 आ जाएगा। और इनमें कोई भी नंबर 1 से ग्रेटर भी नहीं है और 0 से छोटा भी नहीं है। मतलब ये वाला प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाला है। एक तो इनमें कोई भी जीरो से स्मॉल नहीं है और 1 से ग्रेटर भी नहीं है, और सबका सम 1 आ रहा है। उसी तरह से बच्चों तुम्हें सेकंड वाले में देखना है कि 1/7, 1/7, क्या कोई जीरो से स्मॉल आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या कोई 1 से ग्रेटर आ रहा है? नहीं आ रहा। अब इन सबका सम करो। 1/7, 1/7 का सम करेंगे तो 7 टाइम्स 1/7 आ रहा होगा बच्चों। तो 7 × 1/7 = 1। तो इसको भी बोल देंगे कि ये भी क्या है? प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस में काउंट किया जा सकता है। सी वाले में देखो, इन सब में कोई भी 1 से ग्रेटर नहीं आ रहा और 0 से छोटा भी नहीं आ रहा। अब हमें क्या करना है? इन सबका सम करना है। तो 0.1 और 0.2 कितना हो जाएगा? 0.3। 0.3 और 0.3, 0.6। 0.6 और 0.4, 1.0। फिर ये 1.5, 2.1, 2.8। तो इसका टोटल सम कितना आ गया बच्चों? 2.8। जबकि हमें कितना लाना था? तो टोटल सम 1 लाना था। तो ये इस वजह से ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पूछा भी जाएगा कि क्यों गड़बड़ हुआ है, इसको क्यों हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो उसका रीजन क्या देंगे कि इन सबका सम 2.8 आ रहा था। अब इसमें डी वाले में -0.1 आ रहा है बच्चों, देखो। तो एक भी अगर नेगेटिव में आ जाता है या एक भी 1 से ग्रेटर आ जाता है, तो उसको हम वैसे ही सैंपल स्पेस में काउंट नहीं करेंगे। इसी तरह से 1/4, 2/4, इन सबको देखेंगे बच्चों। तो 15/14 को डिवाइड करोगे तो ये 1 से ग्रेटर आएगा। किससे ग्रेटर आ रहा है बच्चों? ये 1 से ग्रेटर आने वाला है। इसका मतलब है 1 से ग्रेटर वाली प्रोबेबिलिटी के सैंपल स्पेस को भी हम काउंट नहीं करने वाले। तो तुम्हारे ए, बी और सी तीनों सही आंसर है। डी और ई वाला गलत आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो तुम इसी तरह से नोट कर सकते हो। पहले तो दो चीजें बता देना उनको, एनसीईआरटी वालों को या टीचर को, कि सारी दो चीजें फुलफिल होगी तब जाकर कोई भी सैंपल स्पेस होगा। अब जिसमें ये दो चीजें फुलफिल नहीं होती है उसको सैंपल स्पेस से हटा देना। अब क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं बच्चों सेकंड की तरफ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है सेकंड वाला। हम इसको धीरे धीरे सोल्व करने वाले हैं। एक कॉइन है जिसको 2 टाइम्स टॉस किया गया है। अगर एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करे तो उसके सैंपल स्पेस क्या होते हैं बच्चों?
हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एटलीस्ट वन टेल आने की। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है फेवरेबल केस, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस, ये फॉर्मूला होता है, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस। अब इसमें कह रहा है कि एटलीस्ट वन टेल आना चाहिए, कम से कम एक टेल आना चाहिए। तो एक टेल किस में आ रहा है, इन तीनों में वन टेल आ रहा है, एटलीस्ट वन तो आ ही रहे, दो भी आ जाए तो ठीक है। तो फेवरेबल केस हो गई बच्चों हमारे पास थ्री, और टोटल केस कितने हो गए थे, ये फोर। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला। तो तुम्हें सैंपल स्पेस लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, फेवरेबल केस लिखने हैं, टोटल केस लिखने हैं और डिवाइड कर देना, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक डाई से जिसको थ्रो किया गया है, प्रोबेबिलिटी, तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं सबसे पहले इसके। बताओ सैंपल स्पेस क्या होंगे एक डाइस को थ्रो करने के, 1 2 3 4 5 6। अब प्राइम नंबर विल बी अपेयर, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, वही फॉर्मूला लगाएंगे, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस। प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा, 2 3 और 5, तीन नंबर प्राइम नंबर है बच्चों। तो 3/6 कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तुमने पहले भी कर रखे हैं, लेकिन धीरे 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 मुश्किल होना स्टार्ट होंगे, अभी अभी थोड़े से 10th लेवल के ही आ रहे हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3, ऐसे नंबर बताओ जो 3 और 3 से ग्रेटर हो। तो 3 4 5 6, तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे बच्चों, फोर। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे अपन, फेवरेबल केस फोर आ गए, और टोटल कितने सैंपल स्पेस बन रहे थे, सिक्स। तो 4/6 इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 आंसर आ जाएगा। अ नंबर लेस देन और इक्वल टू वन विल अपीयर, एक नंबर है जो लेस देन और इक्वल टू वन है, वन से, वन के इक्वल और वन से कम वाला नंबर कौन सा होगा बच्चों, केवल वन होगा, एक ही नंबर होगा। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे अपन, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस से इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक, ठीक है। ऐसे अपन ने क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट कर लिया है। थर्ड में दो पोर्शन और है, वो भी करते हैं बच्चों, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, या तुम भी कर सकते हो, चलो मैं ही करवा देता हूँ। अ नंबर मोर देन सिक्स, सिक्स से बड़ा नंबर, सिक्स से बड़ा नंबर कोई भी नहीं है, तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे अपने पास, जीरो। ठीक है, सिक्स से बड़ा नंबर कोई भी नहीं आ रहा डाइस के अंदर, तो जीरो का मतलब 0/6, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, जीरो आंसर आ जाएगा। अ नंबर लेस देन सिक्स, सिक्स से कम नंबर वाले कौन से होंगे, 5 4 3 2 1, ये सब कम होंगे, तो टोटल क्या लिख देंगे, 5/6। बहुत आसान आसान से। ठीक है बच्चों, अब हमें करना है एक कार्ड वाला क्वेश्चन। कार्ड तुम लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें कार्ड के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि कैसे कार्ड होते हैं, कैसे दिखते हैं, कितने ब्लैक कार्ड होते हैं, कितने रेड कलर के कार्ड होते हैं, ठीक है ना, स्पेड के कितने होते हैं, क्लब के कितने होते हैं, ये सारी चीजें तुमने पहले भी आती होगी। लेकिन मैं हल्का फुल्का यहाँ बता देता हूँ कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 26 कार्ड ब्लैक होते हैं और 26 कार्ड रेड होते हैं। जो ब्लैक होते हैं उसमें भी दो चीजें होती है बच्चों, एक क्लब होता है और एक स्पेड की डिजाइन बनी हुई रहती है। इसमें हार्ट बना हुआ रहता है और एक में डायमंड बना रहता है। ठीक है, इसमें 13 13 के सेट होते हैं, 13 13 कार्ड बने हुए रहते हैं। एक कोर्ट कार्ड भी बोलते हैं, कोर्ट कार्ड, वो टोटल मिलाकर कितने होते हैं, 12 कार्ड होते हैं। मैं तुम्हें अगले वीडियो में बिल्कुल वो लेके आऊंगा कार्ड और उसकी फोटो दिखाऊंगा एक एक करके, ताकि तुम्हें अच्छे से वो चीजें क्लियर होती जाए। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर एक एस इसके अंदर होता है ना, एक एस इसके अंदर होता है, एक इक्का इसके अंदर होता है, एक एस इसके अंदर, टोटल 4 एस होते हैं। इसी तरह से किंग भी एक एक होते हैं, क्वीन भी एक एक होती है, जेक भी एक एक होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी धीरे धीरे तुम्हें समझाते हुए चलते हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स आर इन द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस कितने होंगे, तो 52 कार्ड है बच्चों, तो 52 ही क्या होंगे, सैंपल स्पेस होंगे, सब अलग अलग कार्ड होते हैं। तो यहाँ पर सैंपल पॉइंट या हाउ मेनी पॉइंट कितने होंगे, 52 होंगे, क्योंकि 52 कार्ड है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी कार्ड इज एस ऑफ स्पेड, स्पेड वाला एस, स्पेड वाला एस केवल एक ही होगा बच्चों, है ना, कितना होगा, एक एस होगा स्पेड वाला। तो 1/, क्या लिख देंगे, टोटल कार्ड 52,
एक केस हो गया डिवाइडेड बाय 52 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब इसका करना है हमें कि एक इक्के की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब एस की प्रोबेबिलिटी बतानी है, लेकिन इन्होंने तो नहीं बोला कि क्लब का है, स्पेड का है, हर्ट का है, डायमंड का है। तो टोटल एस कितने होंगे बच्चों अपने पास? 4। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे अपन 4/52। ये इसका आंसर आ जाएगा 4/52, क्योंकि पर्टिकुलर तो नहीं पूछा। तो टोटल काउंट कर लेंगे एस और टोटल नंबर डिवाइड कर देंगे कार्ड के। अब बताओ ब्लैक कार्ड कितने होंगे बच्चों? ब्लैक कार्ड होंगे 26। तो यहाँ पर लिख देंगे 26 बाई टोटल केस 52। ये आंसर आ जाएगा 26/52 आ जाएगा। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। धीरे धीरे करके अभी अच्छे क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे। अब फिर कॉइन विद 1 मार्क ऑन द पेज। एक कॉइन है बच्चों जिसपे एक साइड 1 लिखा हुआ है और अदर साइड पे 6 लिखा हुआ है। जैसे एक कॉइन है जिसपे वन साइड पे 1 लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे 6 लिखा हुआ है। ठीक है ना, हेड टेल नहीं लिखे हुए हैं। A pair dice on the board toss। एक कॉइन और एक फेयर डाइस को टॉस करते हैं। ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या क्या आएंगे पहले तो देखते हैं। सैंपल स्पेस में क्या क्या आएंगे बच्चों? कॉइन को टॉस किया, 1 आया। और डाइस को टॉस किया तब भी 1 आ सकता है। कॉइन के 1 के साथ कौन कौन से केस बन सकते हैं? डाइस का 2 आ जाएगा। कॉइन के 1 के साथ डाइस का 3 आ जाएगा। कॉइन के 1 के साथ डाइस का 4 आ जाएगा। ऐसे अपन केस बना सकते हैं। ठीक है। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1,1, 1,2, 1,3, है ना। ऐसे परेशान मत होना कि सर 15 क्या लिख दिया आपने, ऐसे बना दी। और कौन से केस बन सकते हैं बच्चों? कि कोइन पे 6 आ रहा हो, डाइस पे 1 आ रहा हो। कोइन पर 6 आ रहा हो, डाइस पे 2 आ रहा हो। कोइन पर 6 आ रहा हो, डाइस पे 3 आ रहा हो। ऐसे टोटल कितने केस बनने वाले हैं बच्चों हमारे पास? टोटल हमारे पास बनने वाले हैं 12 केस, 12 केस बनने वाले हैं। अब इसमें पूछा है कि अगर हम दोनों को एक साथ टॉस करें तो प्रोबेबिलिटी बता करो सम ऑफ द नंबर। उन नंबर का सम कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो किस किस का सम 3 आ रहा है? देखो इन दोनों नंबर का सम 3 आ रहा है, और किसी का भी सम का नंबर का सम 3 नहीं आ रहा। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों उसमें 1, मतलब एक ही केस आया और टोटल केस कितने थे? 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/12। अब प्रोबेबिलिटी दूसरी पता करें। 12 किस किस का सम आ सकता है? देखो इसमें से 12 किस किस का सम आ सकता है? केवल एक केस बनता है भी 6,6 वाला। तो आ जाएगा 1/12। 1/12 आ जाएगा। देर आर 4 मेन एंड 6 वुमेन ऑन द सिटी ऑफ काउंसिल। ठीक है। एक काउंसिल है उसमें 4 मेंबर है। टोटल 10 मेंबर है, 4 मेन है और 6 वुमेन। वन काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड रैंडम, व्हाट इज द वुमेन, है ना। आजकल लड़कियों को ज्यादा सिलेक्ट किया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी, है ना, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें वुमेन की? तो वुमेन कितनी है बच्चों अपने पास? 6। और मेन कितने अपने पास? 4। टोटल मेंबर कितने हो गए? टोटल मेंबर हो गए बच्चों 10। तो यहाँ पर लिख देंगे फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो फेवरेबल किसको रखना है? वुमेन को। तो 6/10। इसको सोल्व करके लिख देंगे 3/5। बहुत आसान से क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ने वाला है, अपन चलते चलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन है कि एक फेयर कॉइन है जिसको 4 टाइम टॉस किया गया है। तो इसके सैंपल स्पेस बनेंगे 2 रेज टू पावर n, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 सैंपल स्पेस बनेंगे, जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ये तुम्हें लिखने पड़ेंगे खुद से। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक पर्सन है जो 1 रुपी जीत जाता है जब हेड आता है, और लूज कर देता है 151.5 रुपीज, 1.5 रुपीज जब क्या करता है वो? टेल आता है। एक कॉइन को टॉस करा, है ना, 4 बार टॉस करा। एक साथ 4 बार करना है, मतलब एक बार करा, दूसरी बार करा, तीसरी बार, चौथी बार। तो अगर वो हेड आएगा तो 1 रुपया जीतता जाएगा, और अगर वो हारता जाएगा तो 1.5 रुपये लूज करता जाएगा, हारता हुआ चला जाएगा। 1 रुपये जीतता जाएगा और 1.5 हारता जाएगा। हेड आएगा तो जीतेगा, टेल आएगा तो हार जाएगा। तो इसमें तुम्हें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
From the sample space of calculate how many different amount of money you can have after 4 toss। अगर वो 4 टॉस करता है तो मैक्सिमम कितने रुपए मतलब हार सकता है, मतलब कौन कौन से कितने केस में हारेगा, तो कितने रुपए हारेगा कितने जीतेगा वो पता करना है। अभी मैं तुम्हें इसको डिटेल से सिखाऊंगा। और उसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है हर अमाउंट की, उसकी हर अमाउंट की क्या प्रोबेबिलिटी आती है। तो देखो बच्चों, अगर उसके पास 4 हेड आते हैं, केस बनाते हैं, 4 हेड आते हैं, तो क्या करेगा बच्चों वो, चारों के चारों केस में क्या करने वाला है, जीतने वाला है ना। 1 मिनट। हेलो। भेजता हूँ सर। हाँ बच्चों, तो इसको अपन आगे स्टार्ट करते हैं एक मैसेज करके। देखो वापस से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास 4 हेड आते हैं बच्चों, तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो हर हेड में 1 रुपया जीतने वाले हैं हम लोग, हर हेड में एक एक रुपया जीतने वाले हैं। तो 1+1+1+1 कितना आ जाएगा अपने पास, 4 रुपए जीतने वाला है वो। ठीक है। अब 3 हेड और 1 टेल में क्या होने वाला है। तो 3 हेड का मतलब 1 हेड 1 हेड 1 हेड में तो जीतेगा, और थर्ड वाले टेल में मतलब एक टेल में हार जाएगा। तो इससे कितने रुपए फाइनली जीता बच्चों वो, कैलकुलेट करो। 3 में से 3.5 गए तो 3/2 वो रुपए जीतने वाला है, या 1.5 भी लिख सकते हो। धीरे धीरे मैं हेड कम करता जा रहा हूँ। अब 2 हेड कर दिए मैंने और 1 टेल कर दिया। 2 हेड और 1, इसको नहीं देख रहा मैं तो अलग से काउंसलिंग मतलब कर रहा हूँ कि 4 हेड हुए, 3 हेड हुए, 2 हेड हुए, और सॉरी 2 टेल हुए तो क्या होगा, क्योंकि टोटल 4 बार करना है। तो 1+1 और 3/2, 1.5 1.5 ही आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो फाइनली 1 रुपया -1 रुपया वो हार जाएगा, मतलब 1 रुपया हार जाएगा, माइनस का मतलब ये हो गया। अब 1 हेड आया बच्चों और 1 टेल आया, तब क्या होगा, तो 1 रुपया जीतेगा और 3/2 करके वो हारने वाला है। ठीक है। तो टोटल कितना होगा, -7/2, मतलब -3.5 रुपीज वो हारने वाला है। और इसको लिखते जाओ बस, है ना। अगर 4 टेल 1 हेड और 3 टेल है ना, बार बार गलती हो रही, कोई बात नहीं। अब 0 हेड और 4 टेल आए बच्चों, तो क्या होगा, वो -3/2 हारेगा हर केस में। तो कितना आ जाएगा, ये -6 रुपीज हारने वाला है। ये समझ में आ रहा है अपने को। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इसमें ये पूछा गया था वो कि क्या क्या केस बना सकते हैं। तो 4 रुपए जीत सकता है, 1.5 रुपए जीत सकता है, -1 रुपए हार सकता है, -3 रुपए हार सकता है, -6 रुपीज हार सकता है। तो देखो बच्चों, इसी तरह से अपने को बेवकूफ बनाते हैं लोग। जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी कम है, 4 रुपए, और हारने की -6 रुपए तक जा रही है, मतलब ज्यादा हारेंगे अपन एक साथ, क्योंकि पैसे भी वैसे ही है। तो देखो इसमें 4 रुपए जीत सकता है। 3 हेड में, 3 हेड में कितना करेगा बच्चों, 1.5। फिर यहाँ पर भी 3 हेड आ रहे हैं तो 1.5, यहाँ पर भी 3 हेड आ रहे हैं 1.5, 1.5। अब 2 हेड और 2 टेल वाले में -1 -1 -1 -1 है ना। 2 हेड और 2 टेल वाले में -1, ऐसे लिखते जाओ बच्चों। अब यहाँ पर क्या आ गया, 3 टेल आ गए और 1 हेड आ गया। तो 3.5 माइनस का हारने वाला है, और 4 टेल में -6 रुपीज हारने वाला है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी है बच्चों, अमाउंट की। 4 विन, 4 रुपए जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 4 रुपए कितनी बार आ रहे हैं, इसमें एक बार आ रहे हैं, है ना। एक ही केस आ रहा है 4 वाला। तो 1 बाई टोटल केस कितने हैं, 16। तो 1/16 लिख देंगे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5 विन, 1.5 रुपए जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इसमें काउंट करो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/16 इज इक्वल टू 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ -1, -1 हारने की, है ना, ये तो लूज कर देते हैं अपन, या 1 लूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है हारने की, 6/16, 3/8, है ना। देखो बच्चों गेम क्या हो रहा है, ये कहती है प्रोबेबिलिटी। तो अपन भी अगर ऐसी दुकान लगाएं तो ये केस आएगा, 3.5 3.5 3.5 3.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3.5 लूज करने की क्या होगी अपने पास, 4/4/16, मतलब 1/4। और ₹6 -6 रुपीज लूज करने की या +6 रुपीज लूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/16, क्योंकि एक ही केस बन रहा है ये वाला, तो ये अपने आंसर आने वाला है। तो देखो बच्चों सबसे ज्यादा हारने की प्रोबेबिलिटी आ रही है 3/8, है ना। तो ऐसे चक्रों में ना फंसे कभी भी, मेले में जाते हैं तो वहां बच्चे लगा देते हैं, तो अपन मैथ्स वाले हैं, क्या तुम बच सकते हो इससे, तो बचना सीखें। ठीक है बालको। अब देखो, 3 coins आर टॉस वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। 3 कॉइन का अपन केस बना लेते हैं। तो 3 कॉइन के केस कैसे बनेंगे, हेड हेड लिख दिया बच्चों, ये तुम्हें अब तो याद हो गया होगा अच्छे से, है ना। अपन ने कम से कम 6 7 बार लिख दिया है इसको, पिछले वाले वीडियो में भी। तो तुम धीरे धीरे करके नहीं याद होता तो कोई बात नहीं बच्चों, है ना, फिर से तुम सीख लो, जैसे मैंने सिखाया था उस तरह से लिखोगे तो तुम्हें सारे के सारे याद हो जाएंगे। ये 8 केस बने, है ना, इस सैंपल स्पेस बना दी। अब पहला वाला जो केस है बच्चों वो लेके आते हैं, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 3 हेड के तो एक ही है, तो यहाँ पर 1/8, टोटल केस 1/8 कर दिए। 2 हेड की, 2 हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2 हेड कितने आ रहे हैं, 1 2 3, 3 बार आ रहे हैं 2 हेड, तो ये आंसर आ जाएगा 3/8। ठीक है। एटलीस्ट 2 हेड के लिए, एटलीस्ट, एटलीस्ट 2 हेड का क्या मतलब हुआ बच्चों, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, और 3 भी आ जाए तब भी चल जाएगा। तो 1 2 3 4, 4/8, 4 केस बनेंगे ऐसे, 1/2, इसको भी काउंट करेंगे 3 हेड वाले को भी। अब इसके बाद करते हैं एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, टू, ज्यादा से ज्यादा 2 आने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं आने चाहिए, कम आएंगे तब भी चल जाएंगे। तो ज्यादा नहीं आने चाहिए मतलब 3 हेड नहीं आने चाहिए, ये वाला केस नहीं आना चाहिए, बाकी के सारे ही केस आ जाए तो इसको काउंट कर लेंगे। 2 हेड वाले भी चलेंगे, 1 हेड वाले भी चलेंगे, और जिसमें हेड नहीं आ रहा होगा वो भी चलेंगे। तो टोटल कितने केस आने वाले हैं, 7, और टोटल नंबर है 8, तो 7/8 कर देंगे। 9 हेड वाला, 9 हेड वाला कौन सा केस है बच्चों, इसमें एक भी हेड नहीं आ रहा हो, टेल 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 वाला, मतलब एक केस आ रहा है, तो 1/8 कर देंगे। ठीक है। इसके बाद आता है 3 टेल वाला, 3 टेल का मतलब भी क्या हुआ, नो ही टेल हुआ, कोई टेल नहीं है, उसका भी 1/8 वाला केस आ गया। एग्जैक्टली 2 टेल, ये वाला केस बना है एग्जैक्टली 2 टेल वाला। तो 2 टेल किस में आ रहे हैं, देखो बच्चों काउंट करो, 2 टेल इसमें आ रहे हैं, और इसमें आ रहे हैं, और इसमें आ रहे हैं, 2 टेल आ रहे हैं, 3 केस में 2 टेल आने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3/8 लिख देंगे। अब ये वाला आते हैं बच्चों 9 टेल, 9 टेल, एक भी टेल किस में नहीं आ रहा, इस वाले केस में नहीं आ रहा, एक केस है तो 1/8 लिख देंगे। एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आने चाहिए, एट मोस्ट 2 टेल आने चाहिए, 3 टेल नहीं आने चाहिए बच्चों, ये वाला केस नहीं लेना। ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, एट मोस्ट का मतलब होता है 2 टेल, 1 टेल, 0 टेल, ये वाले केस लेने होते हैं। तो ये सब, ये सभी में इसमें 0 टेल आ रहा है, इसमें 1 टेल आ रहा है, बाकी तुम्हें 2 2 टेल आ रहे हैं। तो टोटल कितने केस बनेंगे बच्चों इस वाले के, 7 केस बनेंगे, 7/8। इसमें हेड हेड वाला हटा देंगे। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलते चलते आगे की तरफ धीरे धीरे। कुछ कुछ क्वेश्चन बड़े होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होंगे बच्चों।
देखो 2/11 प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। नॉट ए की प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों दो होते हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश। ए डैश को हम क्या बोलते हैं, नॉट ए बोलते हैं। नॉट ए प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पी ऑफ ए डैश। तो जो पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी है और पी ऑफ ए डैश की प्रोबेबिलिटी है, उसका सम हमेशा वन होगा, ऑलवेज वन होगा। ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर पी ऑफ ए कितना गिवन है, हमें 2/11 प्लस पी ऑफ ए डैश निकालना है। तो यहाँ से पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 - 2/11 इज इक्वल टू 9/11। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9/11 ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक एक बार तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा तो अच्छी बात रहेगी, इसको ले लेके करते चलेंगे। अब हम बात करते हैं एसेशन की ना, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर ओवल और कॉन्सोनेंट। इसमें सबसे पहले ओवल को अलग अलग कर लो बच्चों, कितने ओवल आ रहे हैं कितने कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। ओवल का मतलब AEIOU वाला, तो ए आ रहा है एक, तो 3 बार ए आ रहा है, फिर आई आ रहा है 2 बार, और एक ओ आ रहा है। तो टोटल इसमें कितने केस बन रहे हैं, 6, ठीक है। और कॉन्सोनेंट कौन कौन से आने वाले हैं, एस 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 आ रहे 4 बार, एन आ रहा है, टी आ रहा है, एन आ रहा है। तो 4 3 7 ही आ रहे हैं और 6 आ रहे हैं, टोटल 13 हो गए। एक बार काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्रॉस चेक कर लिया अपन। अब इसमें बच्चों टोटल जो नंबर है, टोटल नंबर कितने थे अपने पास, 13। अब ओवल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पी ओवल आने की वो होगी 6/13। और कॉन्सोनेंट आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 7/30। बस ये लिखना है, टोटल ओवल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल कॉन्सोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि एक लॉटरी है, उसमें एक बंदा क्या करता है कि पर्सन चूज 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल केस काउंट करते हैं। टोटल केस कैसे काउंट होंगे, वो टोटल केस का मतलब है 1 से 20 के नंबर में वो 6 डिफरेंट नंबर का सिलेक्शन करता है, चूज करने का मतलब। तो थोड़ा सा पीएनसी से रिलेटेड है। जब भी चूज का क्वेश्चन आए, सिलेक्शन का क्वेश्चन आए, तो क्या लगता है, कॉम्बिनेशन लगता है। तो 20 नंबर में से हम कितने नंबर का सिलेक्शन कर रहे हैं, 6 नंबर का सिलेक्शन कर रहे हैं, 20C6। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला याद आ रहा होगा, एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। तो इसको लिख देंगे अपन 20 फैक्टोरियल, 20 - 6 14 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो टोटल केस तो ये आने वाले हैं, 20 में से 6 नंबर को सिलेक्ट करने वाले हैं। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। इफ द these 6 नंबर मैच विद द 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स बाय द लॉटरी कमिटी, ही विन द प्राइज। वो जो 6 नंबर डिसाइड करते हैं, अगर उस बंदे के वो 6 के 6 नंबर ही आ जाते हैं, ठीक है, तो वो लॉटरी जीत जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम। हिंट, ऑर्डर ऑफ द नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब उसके जैसे उन्होंने मान लो कि 6 से लेकर 11 तक के नंबर फिक्स कर दिए कि जिसके ये नंबर आएंगे, टोटल 6 नंबर हो गए, 6 7 8 9 10 11, 6 नंबर हो गए। जिसके ये नंबर आएंगे, ठीक है, वो जीत जाएगा। अब किसी के एक बार में 8 निकल गया, कभी 7 निकल गया, कभी 9 निकल गया, कभी 6 निकल गया, ऐसे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे पीछे कैसे भी नंबर निकले, बस अगर वो 6 नंबर मिल जाते हैं तो वो जीत जाएगा। तो क्या किसी बंदे के कितनी बार वो 6 नंबर निकल सकते हैं, टोटल उसने चीटियां उठाई, तो कितनी बार भी वो कोशिश करेगा तो एक बार ही तो वो जीत पाएगा। मान लो जब भी वो 6 नंबर निकलेंगे तभी तो जीतेगा। मान लो 4 नंबर निकल गए, 2 अलग हो गए, तो हार जाएगा। किसी के 5 निकल गए, एक नहीं निकला, तब भी हार जाएगा। तो 6 के 6 मैच होने की तो केवल एक ही केस होने वाला है, कौन सा केस, जब उसके 6 नंबर से लेकर 11 नंबर तक के निकले। 6 से 11 मैंने खुद एग्जाम्पल लिया है। मान लो अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि 1 से लेकर 6 वाला जीत जाता है, तो जिसके 1 से लेकर 6 तक के नंबर निकलेंगे वो जीतेगा, ठीक है बच्चों।
तो हमारे पास क्या हुआ है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस करने पड़ेंगे। फेवरेबल केस एक ही है जीतने का, वो कौन से नंबर निकले, वो जो उन्होंने फिक्स नंबर डिसाइड करे हैं वो निकले। ठीक है। अब टोटल केस कितने थे, ये वाले 20 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब तुम्हें बच्चों इसको सोल्व कर लेना है, ये तुम्हें आता ही है अच्छे से, इसको धीरे धीरे तुम्हें सोल्व करना है। 14 फैक्टोरियल ऐसा कैसा लिख दिया, 6 फैक्टोरियल एज इट इज लिख दिया, है ना। 20 को तुम काउंट कम करते जाओ, कब तक बच्चों, 14 तक कम कर लो। 16, 15 और 14 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको कैंसिल कर दो, 6 को भी धीरे धीरे कम करके कैंसिल करके आंसर लिख देना। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सा है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो इस तरह के 3-4 क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले तुम्हें इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखवा देता हूँ कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को नोट कर लो। अगर तुम्हारे पास और भी कुछ कुछ बातें हैं, कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आए, तो तुम इस पूरे को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, पी यूनियन बी, उसके ऊपर पूरे के ऊपर डैश लगा सकते, ऐसे लगा सकते। मतलब जब इन दोनों का डैश हटाओगे तो बीच वाला साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर पी ऑफ ए डैश आ जाए बच्चों, तो उसका आंसर आता है 1 माइनस पी ऑफ ए। उसी तरह से यहाँ तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मैं तुम्हें दोबारा से इधर करवा देता हूँ। हाँ, मैं क्या कहना कहना चाह रहा था कि इसमें तो काम नहीं आ रहा, लेकिन थोड़े थोड़े मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, है ना। जैसे अपने पास क्या है ना, इसको नोट कर लो बच्चों, कि जैसे अपने पास क्या लिखा हुआ है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिखा हुआ है। इससे भी पहले यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, कि अगर पी ऑफ ए लिखा हुआ है, पी ऑफ ए डैश लिखा हुआ है, तो भी एक पिछले वाले क्वेश्चन में करके आए तो इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस पी ऑफ ए। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ डैश इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको ऐसे कर लेंगे। अब मैं यहाँ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि यार ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आता है ना, तो अगर इसके ऊपर दोनों से डैश हटाते हो, ठीक है, तो ये बीच वाला साइन भी चेंज हो जाता है, ए यूनियन बी का होल डैश लग जाता है। अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन लग जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, मतलब उल्टा लग जाएगा ये। अब इसका फॉर्मूला इस तरह से लगा देंगे, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ये डैश हटा देंगे 1 में से माइनस करके। अगर ऐसे हुआ बच्चों ए डैश यूनियन बी डैश, तो इसको क्या लिखेंगे अपन पहले, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन साइन उल्टा कर देंगे बी और पूरे के ऊपर डैश, और उसको लिख देंगे 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अभी थोड़ी थोड़ी जानकारी देता हूं मैं, फिर धीरे धीरे और बताता जाऊंगा। ठीक है, तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इन्होंने पूछा है कि कंसिस्टेंटली है या नहीं। तो कंसिस्टेंटली का ये मतलब होता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, वो पी ऑफ ए से और पी ऑफ बी से दोनों से स्मॉल होना चाहिए। अगर वो दोनों से स्मॉल है तो कंसिस्टेंटली है, और नहीं है तो फिर वो कंसिस्टेंटली में काउंट नहीं करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें पी ऑफ ए गिवन है, पी ऑफ बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से तुम कंपेयर करके बताओ कि क्या पी ऑफ इंटरसेक्शन बी दोनों से कम आ रहा है। तो देखो यहाँ पर पी ऑफ ए की वैल्यू 0.5 आ रही है और इसकी वैल्यू 0.6 आ रही है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या पी ऑफ ए से छोटा आ रहा है, नहीं आ रहा। इस वजह से ये क्या हो गया, नॉट कंसिस्टेंटली हो गया, नॉट कंसिस्टेंटली हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से पी ऑफ ए, पी ऑफ बी और पी ऑफ ए यूनियन बी है, तो हमें कंसिस्टेंटली का पता करना है। तो यूनियन में फर्क नहीं पड़ता, अपने को क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों, कौन सा फॉर्मूला होगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू 0.8 है, ये 0.5, 0.4 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
यहाँ से सोल्व करेंगे ना अपन, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी 0.1। अभी जो 0.1 आया बच्चों, तो ये 0.1 पी ऑफ ए से भी छोटा है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ऑफ ए से भी स्मॉल आ रही है, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ऑफ बी से भी स्मॉल आ रही है। तो हम इसको बोल देंगे कि ये सिस्टम है वो क्या है, कंसिस्टेंटली है ना। ऊपर से देख के लिख लो, कंसिस्टेंटली है। ऊपर वाला कंसिस्टेंटली नहीं था, नीचे वाला कंसिस्टेंटली है। लो अब धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन ऐसे ही करना है। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवा देता हूँ बच्चों। पी ए यूनियन बी, एक चार चीजें गिवन है, उनमें से कोई ना कोई एक चीज निकालनी होगी। तो सेम फॉर्मूला लगाना है पी ए यूनियन बी का। क्या फॉर्मूला होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए कितना है? 1/3, 1/5 माइनस 1/50। इसका अपन ने 15 एलसीएम ले लिया, तो आ जाएगा 5 + 3 - 1, तो ये आ जाएगा 7/50। ठीक है ना बच्चों? इसी तरह से तुम और निकाल लो। इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी गिवन है, इसकी गिवन है, तो पी ऑफ बी की निकाल लो। ठीक है ना? पूरा तुम लिखकर मेरे को कमेंट करके भेजो कि क्या क्या आंसर आने वाला है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि तुम इन सब क्वेश्चनों को कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर अपन 14 की तरफ चलते हैं। देखो इसमें बोला है कि पी ऑफ ए, पी ऑफ बी और ए और बी फाइंड करना है अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ये होता है बच्चों की ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होता है। क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अगर हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी की, तो पी ऑफ 5 होगी, और पी ऑफ 5 की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी पी का 0 गिवन है। अब ए और बी का, ए और का मतलब होता है यू। ठीक है? तो ए यूनियन बी निकालेंगे बच्चों। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए कितना आ जाएगा अपने पास? पी ऑफ ए गिवन है 3/5 प्लस 1/5 माइनस 0। इसको सोल्व करेंगे तो 4/5 आंसर आएगा। ठीक है? अब ई एंड एफ आर हमारे पास इवेंट है। अब यहाँ पर पी ऑफ ई गिवन है, पी ऑफ एफ गिवन है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है ना। तो पी ऑफ ये क्या निकालना है अपने को? ई यूनियन एफ निकालना है। तो ई यूनियन एफ का फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों। पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। यहाँ वैल्यू पुट कर दो। पी ऑफ ई 1/4 है, फिर 1/2 है, फिर 1/8 है। तो एलसीएम ले लिया 8, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 + 4 - 1, तो 5/8। अब तू यहाँ से देखो, नोट ई और नोट एफ करना है। नोट ई का मतलब होता है बच्चों ई डैश, एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, और नोट एफ का मतलब एफ डैश। तो मैंने तुम्हें सिखाया था इसको कैसे लिख सकते हैं अपन। ई यूनियन, साइन चेंज कर देते हैं, एफ और इसका होल डैश कर देंगे। इसके बाद लिख देंगे 1 - पी ऑफ ई यूनियन एफ। अभी क्या था अपन ने थोड़ी देर पहले ऊपर। अब 1 - ई यूनियन एफ की कितनी वैल्यू निकाली? 5/8 यहाँ पुट कर दो। इसको सोल्व करने से 3/8 आंसर है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस आते जाएंगे। अब देखो धीरे धीरे करके थोड़ा मुश्किल हो रहे होंगे, है ना, कुछ कुछ बच्चों के लिए। कुछ के लिए बहुत आसान भी लग रहे होंगे। तो ऐसे करके अपन इन सब क्वेश्चनों को 1 बाय 1 सोल्व कर लेंगे। आई थिंक 21 क्वेश्चन है, तो बहुत अब 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं तो हो जाएंगे। और बहुत आसान आसान वाले हैं। देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पर ई इवेंट है जिसमें नोट ई लिखा हुआ है। ई डैश यूनियन एफ डैश इज इक्वल टू 0.25, है ना। पहले इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से क्या निकाला जा सकता है? तो इसको लिख देंगे ई इंटरसेक्शन एफ का होल डैश इज इक्वल टू 0.5। साइन चेंज हो जाता है, और होल डैश का मतलब होता है 1 माइनस करने से ये डैश हट जाता है।
ए इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.25। अब इसको उठा के दे ले जाओ, इसको उठा के दे ले जाओ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा अपने पास? 0.75। ठीक है। अब ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना, ई और एफ क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये पता करना है अपने को। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ये होता है बच्चों की ई इंटरसेक्शन एफ जो आए वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या हमारा ई इंटरसेक्शन एफ जीरो आया? नहीं आया, तो 0.5 आया। इसका मतलब ये हुआ कि ई एंड एफ क्या है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। एम डॉट ई का मतलब नॉट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। ठीक है बच्चों। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है कि या तो ई इंटरसेक्शन एफ हाई होना चाहिए या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होना चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी चेक कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी? 0.75। इसका मतलब है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। चलो अब धीरे धीरे वन बाय वन चलते हैं। ए एंड बी हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है। नॉट ए पता करना है ना। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले पी ए डैश। पी ए डैश का मतलब तुम्हें अच्छे से पता है बच्चों, क्या लिख देंगे? 1 माइनस पी ओ पे। अब पी ओ ए की क्या वैल्यू है? 0.42। इसको माइनस कर लो तो 0.58 आ जाएगा। पी डैश पता करना है। पी डैश कितना है? 1 माइनस पी ओ बी। तो 1 माइनस 0.48 है, इसका आंसर आएगा 0.52। इसका है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 0.42, 0.48 माइनस 0.16। अब इसको सोल्व कर लो, है ना। तो 0.90 हो जाएगा माइनस 0.16 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0.74। ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों। अब जो क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 19 ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, है ना। अब यहाँ से शुरू हो जाओ तुम कहानी करना। ये क्वेश्चन अक्सर मैंने पेपर में देखे हैं, तो इन पे थोड़ा फोकस करना है। एक 11th क्लास के स्कूल में 40% बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ से तुम लिखते जाओ पी ऑफ एम। प्रोबेबिलिटी लिखनी है। 40% का मतलब होता है बच्चों 40/100, और यही तुम्हारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10 या 2/5 लिख सकते हो। दूसरी 30% ऑफ स्टूडेंट बायोलॉजी, बायोलॉजी पढ़ते हैं 30% स्टूडेंट, मतलब 3/10 लिख देंगे ना। 30/100 3/10 आ जाएगा। 10% बोथ एंड लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड मतलब पी एम इंटरसेक्शन बी। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। तो ये 10% है, इसका मतलब आ जाएगा बच्चों 10/100 मतलब 1/10। ठीक है। If a student is selected from the class, probability he will studying mathematics और biology। मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि M यूनियन B की क्या वैल्यू होगी। तो इसका फॉर्मूला होगा P ऑफ M प्लस P ऑफ बायोलॉजी माइनस P ऑफ M इंटरसेक्शन B। P ऑफ M कितना हो जाएगा? 4/10 प्लस 3/10 माइनस 1/10, तो हो जाएगा 6/10। तो आंसर आ जाएगा 3/5। 3/5 आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का, है ना। बहुत आसान सा है बच्चों, थोड़ा सा इंग्लिश इसमें डाल देना तुम लोग, तो अच्छा सा तड़का लग जाएगा इस क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा बहुत बढ़िया, तुम मैंने काफी देर से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन ये बस 3 क्वेश्चनों को मत छोड़ना अब इतना आ गए तो, क्योंकि लास्ट के जो 3 4 क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। हालांकि तुम इसको निकाल निकाल के कर सकते हो, तो एक एक बार देख लो कि इन इनको ऐसे बोलते हैं, क्योंकि कुछ कुछ इंग्लिश की टर्म होती है वो एग्जैक्टली वहां क्लिक नहीं करती है। ठीक है। तो बच्चों एक एंट्रेंस एग्जाम है। टू एग्जामिनेशन की ग्रेडेड के बेस पर एक टेस्ट लिया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन स्टूडेंट फर्स्ट एग्जामिनेशन इज 0.8। उसके फर्स्ट एग्जामिनेशन में 0.8 प्रोबेबिलिटी आती है, और उसके सेकंड एग्जामिनेशन में 0.7 प्रोबेबिलिटी आती है। एटलीस्ट वन ऑफ देम, मैंने कहा था ना इंग्लिश वाले वर्ड याद रखना। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनियन बी,
यूनियन सेकेंड, मतलब एटलीस्ट का मतलब यूनियन, ध्यान दो, बाकी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम 0.5। ठीक है, तो इसमें पी यूनियन सेकेंड की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.95। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ? पासिंग बोथ का मतलब होता है फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड। ये तुम्हें चीजें टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी बच्चों। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, पी यूनियन सेकेंड माइनस पी ऑफ फर्स्ट प्लस पी ऑफ सेकेंड माइनस पी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड। तो पी फर्स्ट यूनियन सेकेंड 0.95 गिवन है बच्चों, ये 0.8 गिवन है, 0.7 गिवन है, और ये तो निकालना है। ये हो गया 0.1.3, इसको माइनस कर देंगे इधर, इंटरसेक्शन निकाल देंगे सेकंड का। तो 1.3 में से क्या माइनस करना है? 0.95। तो करते हैं, पीछे तो 5 आ जाएगा, 12 में से क्या तो 3, तो 0.35 इसका आंसर आ रहा। ये प्रोबेबिलिटी आने वाली। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 पे जरूर ध्यान देना है। इस 20 तो सेकंड सेम सा ही है, लेकिन 21 को बिना करे मत छोड़ के जाना, 21 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Probability of student will pass final examination in both English and, मतलब इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी 0.5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर 0.1। पासिंग, देखो फाइनल एग्जामिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट विल पास फाइनल एग्जामिनेशन बोथ 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर इज 0.1, अभी बताते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश, इंग्लिश में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.75। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी में पास होने की निकालनी है, और नहीं होने की पास, इसका क्या मतलब है कि पी ई यूनियन एच डैश इज इक्वल टू 0.1। दोनों में पास नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, डैश का मतलब है ए यूनियन एच डैश, दोनों में पास नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। मतलब फिर पास होने की कितनी होगी? तो डैश को मैंने तुम्हें निकालना सिखाया था कि इस तरह से लिखेंगे 0.1। ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है। नाइदर का मतलब क्या होता है? नाइदर का मतलब होता है ई डैश ई यूनियन एच डैश, ठीक है ना, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ मैं इसको। इसका हमारे पास क्या मीनिंग आ रहा है, ये चीज समझ रहे हो तुम लोग कि पी ऑफ ई यूनियन एच, इसका मतलब तो दोनों में पास और दोनों में नहीं पास, इज इक्वल टू 0.1 गिवन है। अब डैश को हटाने के लिए 1 माइनस कर लेते हैं। अब पी ऑफ ई यूनियन एच, ई यूनियन एच कितना हो जाएगा? 0.9 हो जाएगा, है ना, इधर आकर। अब फॉर्मूला लगा लो, पी ई यूनियन एच इज इक्वल टू पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एच माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। ये 0.9 हो गया बच्चों, ये 0.75 हो गया, ये 0 एच हो गया, ये 0.5 हो गया। ठीक है, अब इन सबको उठा के उधर ले चलते हैं। 0.9 में से पॉइंट 5 माइनस करेंगे तो 0.25 बचेगा। ठीक है, तो पी ऑफ एच कितना हो रहा होगा? पी ऑफ एच निकाल लेते हैं, तो पी ऑफ एच आ जाएगा 0.65। 0.65 प्रोबेबिलिटी है हिंदी में पास होने की। ठीक है, तो नाइदर का तुम्हें ध्यान रखना है कि नाइदर को इस तरह से लिखना है। अब इस क्वेश्चन को तुम्हें करना है बच्चों, धीरे धीरे करके पढ़ो। एक बार मैं तुम्हें टाइम देता हूँ कि किस तरह से तुम्हें इसको करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए करना है, स्टार्ट करो बच्चों। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 6। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60। और एनसीसी कितने ऑप्ट करते हैं अपने पास? एनसीसी कितने ऑप्ट करते हैं? 30। एनएसएस कितने ऑप्ट करते हैं? 32। और बोथ, मतलब एनएसएस एंड इंटरसेक्शन एनसीसी
एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो तुम आराम से निकाल सकते हो। करो बच्चों, मैं एक मैसेज कर देता हूँ, बड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहला आंसर करके बताओ, देखिए बच्चों कौन कौन कर सकता है। पी, हाँ, ए यूनियन बी निकालना है या एनसीसी यूनियन बी निकालना है। हो जाओ बच्चों, स्टार्ट हो जाओ। कर लोगे ये वाला? टोटल 30, पहले प्रोबेबिलिटी निकालो। एनसीसी की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 30/60। एनएसएस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 32/60। दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 24/60, है ना। पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर आगे बढ़ना धीरे धीरे करके। इसके बाद बच्चों अपन मिसलिनियस वाले एक्सरसाइज भी करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अभी तुम इस पे फोकस करो, धीरे धीरे इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। हम्म। किस किसने करा बच्चों, देखे? हैंड रेज करो या कमेंट करके भेज दो कि किस किसने आंसर किया है। देखो बहुत आसान था। पी ऑफ एनसीसी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अपने पास? 30/60। पी एनएसएस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 32/60। और पी ऑफ एनसीसी, है ना, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं ना, सी और एस लिख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने में आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? सी की प्रोबेबिलिटी ये है, एनएसएस की मतलब एसएस की प्रोबेबिलिटी है, एस लिख लेते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि सी इंटरसेक्शन बोथ का मतलब और एस, ये कितना गिवन है बच्चों? 24/60 के। तो पहला क्वेश्चन तो तुम आराम से कर लोगे। पहला क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? पी सी यूनियन एस निकालना है। पी सी यूनियन एस का मतलब पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ एस माइनस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन एस। पी ऑफ सी कितना हो जाएगा? 30/60 प्लस 32/60 माइनस 24/60। तो कैलकुलेशन आसान हो बच्चों, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया रहा था। 60 एलसीएम ले लो। अब 62 में से क्या माइनस करना है? 24 माइनस करना है, तो 8 38/60। ये पहली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेकेंड वाला करना है। स्टूडेंट हैज ऑप्ट नाइदर नोर एसेस। नाइदर नोर का मतलब तुम्हें मैंने बताया था कि सी यूनियन एस डैश, ये निकालना है नाइदर नोर का मतलब, या नाइदर का मतलब भी सेम ही है। तो 1 माइनस पी ऑफ, है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था अभी मैंने, सी यूनियन एस इज इक्वल टू कितना हो रहा होगा? 1 माइनस 38/60। ठीक है बच्चों, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 60 में से 38 माइनस करके बताओ कितना होता है ना। तो 22 आ जाएगा। 22/60 कैंसिल कर लो, और भी 2 से तो और हो जाएगा। थर्ड वाला करना है। थर्ड वाले में क्या करना है बच्चों? देखो, थर्ड वाले में भी आसान सा ही है, बस थोड़ा सा इसमें वेन डायग्राम बनाना है। थर्ड वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है कि एनएसएस हो बट नॉट एनसीसी हो, है ना। पी ऑफ एनएसएस हो माइनस क्या होना चाहिए? एनसीसी होना चाहिए। ये माइनस का खेल हमने नहीं देखा, जैसे तुम लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा कि ए माइनस बी, ऐसा करा होगा तुम लोगों ने। कैसे करते हैं? जैसे अपने पास एक बॉक्स बना लेते हैं वेन डायग्राम का। इसमें ए वाला पोर्शन हो गया और इसमें अपने पास बी वाला पोर्शन हो गया, ये बी हो गया। अब ए में से बी हटा देना है, ए में से बी हटा देना है, मतलब ये वाला पोर्शन बचाना है। तो इस पोर्शन को हम ऐसे लिखते हैं, पी ऑफ ए में से क्या माइनस कर सकते हैं बच्चों? इस पोर्शन के लिए ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, ये वाला ग्रीन कलर वाला। तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी बोल देते हैं। तो सिंपल सिंपल एनालिसिस का मतलब ये लिखा हुआ है कि पी ऑफ एनएसएस, है ना, क्योंकि एनएसएस आगे था, और पी ऑफ एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी, है ना, ये लिख देंगे। तो पी ऑफ एनएसएस एस वाली प्रॉपर्टी कितनी आ रही थी बच्चों अपने पास? 32/60, ऊपर से देख सकते हो, माइनस एनएसएस इंटरसेक्शन कितना आ रहा है? 24/60। बस 60 एलसीएम ले लो, तो 32 माइनस 24 8/60 इसका आंसर आ जाए।
ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा तुम्हारे साथ मिलके। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे, देखते रहेंगे।